Hello, good morning everyone. This is me, Pooja Verma. Welcome to our class. So, our book name is History of Past Second. हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम्पी जो है वो इमर्ज हुआ है ना एज अ ट्रेडिंग टाउन. ठीक है, अब इसमें हम देखने वाले हैं कि उसके अलावा और कौन से ट्रेडिंग टाउन जो थे वो सामने आए. ठीक है, उसमें आपके था सूरत, मसूलीपट्टनम. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यस, तो आपके एक और ट्रेडिंग टाउन इमर्ज हुआ था, दैट वाज सूरत, है ना. ठीक है, तो सूरत कहाँ है? गुजरात में. ठीक है, तो सूरत के बारे में देखिए कि कैसे सूरत में उस वक्त ट्रेडिंग कंपनीज थी वो कैसे आ रही थी, है ना. तो सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड, यस, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. देखो, आप पहले सूरत देख लो, आप सूरत की पोजीशन देखिए, आप सूरत कहाँ है. यस, ये देखिए आपके गुजरात में है सूरत, है ना. ठीक है, तो सूरत में कैसे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, वो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आ रही थी, और वो क्या बन गया था एक तरीके से एम्पोरियम. एम्पोरियम क्या होता है बच्चों कि जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, है ना, वो कहाँ से आ रही थी? वेस्टर्न से आ रही थी. अब उसमें कौन कौन सी थी? आपके ब्रिटिश भी थे, है ना. देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री आ रही, सिर्फ ब्रिटेन वाले आ रहे हैं, नहीं, और भी कंपनीज जो है वो ट्रेडिंग के लिए आ रही थी. वहाँ पे पोर्तुगीज़ भी थे, फ्रेंच भी थे, डच भी थे ना. ये सारे जो है यहाँ पे किस लिए आ रहे थे? ट्रेडिंग के लिए आ रहे थे, है ना. तो इन्होंने क्या बना दिया था? एम्पोरियम, मतलब कि अलग अलग टाइप के बहुत सारे, एक तरीके से हब बन गया था ये ट्रेडिंग का, ना. कौन? सूरत. ठीक है, सो वाज वेस्टर्न ट्रेडिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलोंग विद कॉम्बे, प्रेजेंट डे खंबात एंड समवॉट लेटर अहमदाबाद. देखिए अब यहाँ पर आप कि ये जो है आपके गल्फ ऑफ खंबात है ना, यहाँ से ये लोग आते थे. ठीक है, और यहाँ पर रुकते थे. कहाँ पे? सूरत में. मतलब कि एक तरीके से ये सेंटर हो गया था. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से आ रहे हैं ना, ये यूरोपियन कंट्रीज जो है आपकी इधर से आ रही है. ठीक है, यहाँ होते हुए गल्फ ऑफ खंबात से होते हुए कहाँ पहुँच रही है? सूरत पहुँच रही है. उसके बाद फिर वो आपके ऑल ओवर जो है पूरे इंडिया में जा रहे हैं ना, जो भी सेल आउट करने के लिए. ठीक है, लेकिन ये क्या है? सेंटर हो गया है सूरत. यहाँ पे आकर शिप्स उतर रहे हैं. अब उस वक्त जो है आपके ये एरोप्लेन वगैरह तो थे नहीं, है ना, तो वो शिप के थ्रू आते थे यहाँ पर. ठीक है, शिप के थ्रू आ रहे हैं, तो कहाँ पे रुक रहे हैं? सारे शिप सूरत पे रुक रहे हैं. तो वो क्या हो गया? सेंटर हो गया. तो उसके लिए वर्ड आया है एम्पोरियम. ठीक है, तो देखिए, सो प्रेजेंट डे खंबात इसको बोलते हैं ना, गल्फ ऑफ खंबात एंड समवॉट वाटर लेटर अहमदाबाद. उसके बाद जो है अहमदाबाद भी जो है एक तरीके से सेंटर बन गया था. सो सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया विया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज. यस, सूरत क्या था? गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया. अब वापस इसमें देखिए आप सूरत, इसको इस मैप से देखिए आप. देखिए इस तरीके से ये आपके सूरत से हो रहा है, यहाँ से ट्रेडिंग हो रही है. ये एक तरीके से एम्पोरियम बन गया है. जो भी यूरोपियन कंट्रीज आ रही है वो शिप के थ्रू यहाँ पर रुक ये सूरत में, है ना. तो यहाँ से फिर आपके शिप्स जाएंगे, है ना. तो जगह अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा तो इधर से होता हुआ जाएगा ना, इस सी रूट से जाएगा. देखो यहाँ पे, तो ये जो सी रूट है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं हॉर्मुज. ठीक है, हॉर्मुज भी कह सकते हैं आप और ऑर्मुज भी कह सकते हो ना, दोनों पढ़ने को मिलता है हमें. ठीक है, इस हॉर्मुज से होता हुआ फिर यहाँ पर फिर आपके जो कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ तक जाता है ना. इसके अलावा जो भी आपके ये सऊदी अरब है ना, ये सब जो एरिया है, यहाँ पे भी जो है इसके थ्रू, इस सी रूट के थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही थी, है ना. ठीक है, तो ये एक तरीके से जो वेस्टर्न एशिया वाली कंट्रीज है ना, तो वो कहाँ से जा रहे थे? शिप्स सूरत से ही जा रहे थे. तो ये एक तरीके से एम्पोरियम भी बन गया था, है ना, और सेंट्रल जो सेंटर बन गया था एक तरीके से यहाँ पर सूरत. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर ये, और गल्फ ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया मैप में, है ना. सो ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो शेप बन रही है ना, ये वाली, ये सी रूट जो है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज. तो इसके थ्रू जो है वेस्टर्न कंट्रीज थी, वहाँ तक शिप्स जा रहे थे और ट्रेडिंग चल रही थी, है ना. सो सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का. यस, सूरत क्या था? एक तरीके से गेट टू मक्का. अब आपके जो मक्का है ना, क्या है? तीर्थ स्थल है ना. जैसे कि हम लोग मतलब जो हिंदूज जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं ना. वैसे ही जो इंडियन मुस्लिम्स है वो पिलग्रिम्स है, वो कहाँ पे जाते हैं? मक्का जाते हैं ना. तो आप इस मैप में दोबारा देखिए आप कि वो मक्का अगर जाएंगे, मक्का कहाँ है आपके? ये सऊदी अरब में, है ना. ठीक है, तो अगर शिप के थ्रू जाएंगे तो वो भी इसी रूट से जो है यहाँ पर जा रहे थे ना. तो वो सूरत जो था वो भी उनके लिए भी वो क्या था? सेंटर था. ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है? गेट टू मक्का, है ना. सो बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर. शिप सारे वहीं से जा रहे थे, है ना. सो द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर. यस, तो एक तरीके से
कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि यहाँ पर हर कास्ट के, हर रिलीजन के और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो है लोग यहाँ पर रह रहे थे, तो इस कारण से इसे क्या बोला, कॉस्मोपॉलिटन सिटी। और देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है हर कास्ट वाले जो है आपको इसमें ट्रेडर्स मिलेंगे, है ना, मुस्लिम बोराज भी मिलेंगे ना, तो ब्राह्मण्स भी मिल रहे थे, तो इस तरीके से इसको क्या बोला गया है, सूरत क्या थी, एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो गई थी, है ना, क्योंकि यहाँ अलग अलग रिलीजन लैंग्वेजेस बोलने वाले मर्चेंट्स ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई सूरत की कि सूरत जो था वो कैसे सेंटर बना, है ना। आगे देखिए, so in the 17th century the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouse at Surat. yes, तो कौन कौन सी कंपनीज अभी मैंने आपको बताया और पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, यूरोप से आई थी, है ना, तो वहाँ पर और भी कंट्रीज़ थी लाइक ब्रिटेन, है ना, पोर्तुगीज़, फ्रांस, तो ये जो लोग थे ये सब यहाँ पर इनकी अपनी क्या थी, फैक्ट्रीज़। देखो फैक्ट्री का उस वक्त अगर मीनिंग देखें तो अभी फैक्ट्री का मतलब कि अपन सोचते हैं कि कोई प्रोडक्शन हो रहा होगा, वहाँ पे बहुत सारा माल कुछ बन रहा होगा ना, लेकिन उस वक्त फैक्ट्री का मीनिंग था एक तरीके से गोदाम, है ना, वहाँ पर कोई सामान रखा जा रहा है। ठीक है, तो उस वक्त पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश इनकी अपनी अपनी फैक्ट्री थी, मतलब वो अपना जो सामान थे वो लाते थे, है ना, सूरत तक पहुँचाते थे और उनके गोदाम से अपने अपने, ठीक है, तो अपनी अपनी उनकी क्या थी, फैक्ट्री थी, वेयरहाउस थे, कहाँ पर, सूरत में। और सूरत क्यों, क्योंकि शिप्स जो आ रहे हैं उनके लिए सेंटर क्या था, सूरत ही था, उसके बाद फिर वो इंडिया में बाकी जगह जा रहे थे। ठीक है, सो उनके अपने क्या क्या थे, वेयरहाउस थे और फैक्ट्रीज थी, कहाँ पर, सूरत में, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी ना उनके। सो अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर, अब देखो इसके जो है ऐसे कोई हवा में बातें नहीं हो रही है, सिर्फ इंडियंस जो है अपनी कंट्री की बढ़ाई करने के लिए, अपनी कंट्री को प्रेज करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं बोल रहे हैं कि सूरत सच में इतना ज़्यादा जो है पॉपुलर हो चुका था, नहीं। जो इंग्लिश क्रॉनिकलर है, क्रॉनिकलर कौन, जो कि स्कॉलर होते हैं ना, जो कि बताने का काम करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो इंग्लिश क्रॉनिकलर है कौन है, ओविंगटन। ठीक है, उन्होंने लिखा है इसके बारे में, सूरत के बारे में, हु रॉट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689 ऑन एवरेज 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम। यस, उन्होंने क्या बताया है कि सूरत जो है वो इतना ज़्यादा बिजी ट्रेडिंग सेंटर था कि वहाँ पर किसी भी टाइम पे चले जाओ आप, डे नाइट किसी भी टाइम चले जाओ, आपको 100 शिप्स तो देखने को वहाँ पे मिलते ही मिलते थे। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो शिप्स होते थे ना, जिनमें कि ये सारी थिंग्स आती थी, है ना, गुड्स आती थी, तो वहाँ पर शिप्स जो है एनी टाइम आपको देखने को मिलते थे। ऑलमोस्ट कितने 100 शिप्स तो आपको देखने को वहाँ पर मिलते ही मिलते थे। किसने कहा, ये क्रॉनिकलर है, किसने, ओविंगटन ने। ठीक है बच्चों, तो मतलब सिर्फ इंडियंस नहीं बोल रहे थे ये बात, बाहर के लोग जो है वो भी बता रहे हैं बात, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सूरत जो है वो एक तरीके से बहुत ही बिजी ट्रेड सेंटर बन चुका था। देन several retail and wholesale shops selling cotton textiles. yes, बहुत सारी cotton textiles जो है wholesale price पे जो है shops वहाँ पे open हो चुकी थी, है ना। so famous for their gold lace borders, और किस लिए famous था सूरत, गोल्ड लेस बॉर्डर वाली जो साड़ीज़ होती है ना, गोल्डन जिसकी लेस होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जरी जारी, है ना, ये बोलते हैं ना, तो वो बॉर्डर वाली साड़ी जो है बहुत ज़्यादा फेमस थी वहाँ की, है ना, टेक्सटाइल वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस था। सो द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउस टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। यस, तो अब जो ट्रेडिंग के लिए जो भी ट्रेडर्स आ रहे हैं ना, तो उनकी फैसिलिटी के लिए भी फिर यहाँ पर बहुत सारी जो है इंतज़ाम किया गया था, तो उनके लिए रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे कि भाई वो बाहर से आएंगे तो उनको बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए होगा ना, आराम करने के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्ट हाउस उनके लिए बहुत सारे बनाए गए थे। देन देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इनन्यूमरेबल प्रेजर पार्क्स। यस, और उनके रेस्ट के लिए बहुत सारे जो है अट्रैक्टिव पार्क्स भी बनाए गए थे, है ना। बाहर से जो भी ट्रेडिंग कंपनीज आ रही थी, है ना, मर्चेंट्स आ रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत सारे क्या बनाए गए थे, रूम्स भी बनाए गए थे, बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी, पार्क्स भी बनाए गए थे ना उनके रेस्ट के लिए। ठीक है, सो द काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स। अब देखिए कुछ चीज़ें और आ रही हैं, तो कुछ साथ में मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें चल रही है कि वहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल रहा था ना। तो ये काठियावाड़ सेट्स कौन थे, महाजन्स थे ना, मनी चेंजर्स थे, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। देखो अब उस टाइम पे कोई नेट बैंकिंग तो चलती नहीं थी कि फ़ोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, हो गया काम, नहीं, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे इनका जो ये काठियावाड़ सेठ है, मतलब वहाँ के जो पैसे वाले जो सेठ होंगे ना, उनके लिए आया है काठियावाड़ सेट्स, जो कि क्या कर रहे थे, एक तरीके से इनका ह्यूज बैंकिंग हाउस था,
था ना, बैंकिंग हाउस कैसे था, कौन थे ये, मनी चेंजर थे। मनी चेंजर कैसे थे, क्या करते थे, देखिए आगे। सो द सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द far off market of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium. Yes, ये क्या करते थे, एक तरीके से मनी चेंजर का काम करते थे। मतलब इनके पास में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई 100 रुपये लेकर आता है इनके पास में ना, 100 रुपीज़ लेकर आया कोई, और इन्होंने क्या दिया, उसके बदले में उसको एक नोट दे दिया। नोट मतलब ऐसे नहीं कि कागज़ वो पैसे जो होते हैं ना, रुपीज़ जो होते हैं वो दिया, नहीं, उसके बदले में एक तरीके से कोई रिकॉर्ड दे दिया, उस पर लिख दिया उन्होंने कि हाँ इसके 100 रुपीज़ मेरे पास जमा है ना। अब वो उस नोट को लेकर, जो भी वो रिकॉर्ड था ना, उसको लेकर ऑल ओवर कहीं भी वर्ल्ड में जा सकता है, वहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग उस नोट से कर सकता है। उस पर लिखा होगा कि भाई इस जो भी है ये सेठ, इसके पास में इसके ये इतने रुपए जमा है, उसके आधार पे वो एक तरीके से शॉपिंग कर सकता है ना। तो एक तरीके से क्या कर रहा था, मनी चेंजर थे ये। कौन थे, मनी चेंजर थे ये, है ना। तो इनका एक तरीके से बहुत बड़ा बैंकिंग जो था, बैंकिंग मैनेजमेंट इनका चल रहा था ना, ठीक है। तो कौन थे ये, काठियावाड़ सेठ थे, जो कि कौन थे, आपके मनी चेंजर थे ना। एक तरीके से बड़ा इनका बैंकिंग जो है वो हाउसेस चल रहे थे, कहाँ पे, सूरत में, ठीक है। सो क्या कर रहे थे, कहाँ कहाँ पे जा सकते थे, कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। यहाँ सब जगह जो है इनके वो नोट आराम से चल रहे थे और ट्रेडिंग जो है वो हो रही थी, है ना। सो सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे रीजंस रहे, है ना। कंपटीशन बढ़ गया, जैसे कि सूरत के अलावा सूरत के पास में एक और जो है ट्रेडिंग सेंटर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, बॉम्बे, है ना। बॉम्बे आया, उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनीज जो थी वो बहुत सारी आपस में जो है उनमें कॉम्पिटिशन्स था ना, कि डच और पोर्तुगीज़, फ्रेंच, इनमें आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा, है ना। उसके अलावा बॉम्बे भी जो है वो सेंटर बन गया। तो आप देखते हो कि आपकी कॉलोनी में अगर 2 शॉप हो जाती है, तो पहले एक ही शॉप थी तो उससे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन 2 शॉप हो गई तो वो भीड़ आपस में बट गई, है ना। कंपटीशन क्या हो गया कि बढ़ गया ना। तो इस वजह से क्या हो गया कि वहाँ पर कंपटीशन जो है वो एक तरह से बढ़ गया। तो क्या हुआ कि सूरत जो है वो डिक्लाइन हो गया। उसके अलावा इसके और भी रीजंस रहे हैं कि सूरत डिक्लाइन क्यों हुआ, वहाँ पे ट्रेडिंग में गिरावट क्यों आई। तो देखिए आगे। सो दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे रीजंस थे इसके, है ना। द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। यस, देखो जो मुगल्स जो थे इन्होंने ही जो है अलाउ किया था इनको ट्रेडिंग के लिए, है ना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई तो कौन रूल कर रहे थे, मुगल्स रूल कर रहे थे, है ना। तो उन्हीं से इन्होंने क्या किया था, आगे आप 8th क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से ना। अभी थोड़ा सा रफली आइडिया ले लीजिए कि मुगल्स उस वक्त रूल कर रहे थे, उन्होंने इनको परमिशन दी थी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने एक तरीके से अपनी जड़ें बना ली थी यहाँ पर ये रूल करने का सोचने लगे थे। ये सब आप आगे क्लास में देखने वाले हो, अभी थोड़ा सा आप हल्का फुल्का समझिए कि मुगल एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन होता है ना, मुगल एम्पायर गिरता है तो उसी के साथ में सूरत का जो ट्रेडिंग है वो भी वहाँ पर गिरती है ना। सो कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्तुगीज। यस, अब जैसे कि और कंपनीज भी आ रही थी, है ना, तो वो क्या कर रही थी, वहाँ पर आपस में लड़ झगड़ रही थी। इस कारण से वहाँ के सी रूट भी जो थे वो जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे ना, पोर्तुगीज उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे। तो इस कारण से भी सूरत की ट्रेडिंग में जो है वो गिरावट आई। एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे। यस, मैंने अभी आपको बताया कि बॉम्बे जो था वो उभर के सामने आया था ना। बॉम्बे में बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो वहाँ पर अपना जो है हेडक्वार्टर स्टेबलाइज करती है बॉम्बे में। इस कारण से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंपटीशन किसको देते हैं, सूरत को, है ना। तो इस कारण से भी जो है सूरत डिक्लाइन होता है। प्रेजेंट डे मुंबई। यस, बॉम्बे को अब प्रेजेंट में क्या कहते हैं, मुंबई। So, where the English East India Company shifted its headquarter in 1668. Yes, 1668 में जो कौन ब्रिटिश जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर जो है एस्टेब्लिश करती है, जिस कारण से सूरत को वो क्या देते हैं, एक तरीके से कंपटीशन देते हैं फुल, है ना। तो सूरत क्या हो जाता है, डिक्लाइन होता है। तो ये सारे रीजंस के कारण क्या होता है, सूरत की ट्रेडिंग में बिल्कुल गिरावट आती है ना। और कौन सामने आ गया, बॉम्बे सामने आ गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सूरत की। अब इसके अलावा और कौन सा ट्रेडिंग सेंटर था, सो देखिए मसूलीपट्टनम। यस, तो देखो हमने हम्पी के बारे में पढ़ा, सूरत के बारे में पढ़ा। अब ये मसूली, देखो हम्पी और सूरत ये तो एक तरीके से कहाँ चल रहे थे, आपके ईस्ट में, है ना। अब वेस्ट में कौन से ट्रेडिंग सेंटर चल रहे थे, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कैसे सामने आया, वहाँ पर कौन सी कंपनीज पहुँची, सो ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। पहले मसूलीपट्टनम है कहाँ पर, ये देख लीजिए, ये आपके महाराष्ट्र से होती हुई कौन सी रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर निकलती है। और यहाँ पे क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब इस तरह की शेप, है ना। कोई भी रिवर
आ रही है फिर वो लास्ट में जाके ऐसे फैल जाती है ना, तो ये जो शेप बनाती है इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो इस डेल्टा पर क्या बसा हुआ है आपके, मसूलीपट्टनम, है ना। सो कहाँ पर है ये, ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपके, है ना, कि किसके डेल्टा पर है ये, तो कृष्णा रिवर के डेल्टा पर। सो बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज में आपस में कॉम्पिटिशन्स था ना, तो यहाँ पर कौन आना चाह रहे थे, डच। ठीक है, एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए बोला गया है, ब्रिटिश के लिए, है ना, जो ब्रिटेन से आए थे। ठीक है, सो उनमें क्या था, ये क्या कर रही थी, मसूलीपट्टनम को दोनों कंट्रोल करना चाह रहे थे, एज इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट। देखो अब आपके इधर तो कौन सा चल रहा था, सूरत चल रहा था यहाँ पर, है ना, इसी के पास में आपके जो है बॉम्बे आ गया था यहाँ पर, है ना, ये बॉम्बे। ठीक है, और इधर हम देखें तो अभी यहाँ पर तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है ना, क्योंकि सूरत भी है, बॉम्बे भी है, तो आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि इधर ईस्ट साइड में, है ना, यहाँ ईस्ट में क्या है, मैदान एकदम खाली पड़ा है, तो यहाँ पे टूट जाओ, है ना, यहाँ पर जो है अपना कंट्रोल यहाँ पर कर लो। तो जो डच थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ ट्रेडिंग सेंटर बनाएंगे, हम हमारा बनाएंगे ना। तो इस तरीके से उनमें क्या हो रहा था, कंट्रोल करने के लिए लड़ाई चल रही थी, है ना, आपस में खूब ज़्यादा जो है शिप्स को ये डिस्टर्ब करते थे। इनके शिप जो आते थे ना वहाँ पर, जिनमें गुड्स आती थी, तो उनके ऊपर अटैक करते थे, उनको पहुँचने नहीं देते थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, अब आगे देखिए, द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय द डच। यस, यहाँ पे एस्टेब्लाइज किसने किया है, फोर्ट, डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने। सो द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज। यस, अब देखो ये किस टाइम की बात हो रही है, आपके जो मुगल एम्पायर था उस टाइम की बात हो रही है ना। तो उस टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4th चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि आपके जो ये इंडिया है ना, तो यहाँ पे आपके चल रही थी दक्कन सल्तनत, है ना। दक्कन सल्तनत में आपके कौन से आ रहे थे, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब आ रहे थे ना। तो आपके जो गोलकुंडा है वहाँ पर किसका रूल था, कुतुब शाही, है ना, कुतुब शाही रूलर थे वहाँ पर, वो रूल कर रहे थे। अब वो क्या चाह रहे थे कि ये जो ट्रेडिंग कंपनीज आ रही है ना, सारा अपना जो है यहाँ पर ट्रेड कर रही है, सेलिंग हो रही है यहाँ पर, पूरा जो है ये प्रॉफिट सारा खुद लेके जा रहे हैं। तो इसने दिमाग लगाया कि उनके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, टैक्स लगाऊंगा, जो जितनी भी वो सेलिंग कर रहे हैं ना उसका वो टैक्स लगाएंगे, उसके ऊपर वो टैक्स उनकी इनकम होएगी, है ना। तो इसने क्या किया, इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज। यस, मोनोपोली राइट इसने यहाँ पर लागू कर दिए कि मैं क्या लूंगा उनसे, अब जितनी भी ट्रेडिंग करोगे मैं उतना ज़्यादा टैक्स उनसे लूंगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉफिट वही ले जा रहा है ना। सो ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग completely into the hands of the various East India companies। yes, वो नहीं चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनीज जो है सारा मुनाफा खुद ले जाए ना, इसलिए जो भी स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स यहाँ से सेल होगी उनके ऊपर वो क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, और वो टैक्स वो खुद रखेंगे। ठीक है, तो किसने ये लगाया, आपके जो कुतुब शाही रूलर थे ना उन्होंने, और कहाँ पर थे ये, गोलकुंडा में थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो रहा था। So fierce competition among various trading groups made the city popular and prosperous। yes, देखो अब क्या हो रहा था कि वहाँ पर एक तरीके से बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप आ गए थे अब, है ना, उनमें आपस में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, कौन से ट्रेडिंग ग्रुप्स थे जो इमर्ज हुए, जिन्होंने उस सिटी को क्या बना दिया, एक तरीके से प्रॉस्परस बना दिया। सो द गोलकुंडा नॉबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कमटी चैटीज, यूरोपियन ट्रेडर्स, ये कहते अलग अलग जो है आपके ट्रेडिंग ग्रुप्स थे जो कि इमर्ज हो रहे थे, है ना। Then, as the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, देखो अब जो मुगल्स है ना वो आराम से देख रहे थे ये सारी चीज़ें हो रही है कि सूरत में आ गए, इधर बॉम्बे में भी आ गए हैं, अब मसूलीपट्टनम भी निकल रहा है ना, तो और गोलकुंडा में जो है इस तरीके से चल रहा है ना। तो अब ये खड़े खड़े देख रहे थे पहले तो आराम से, लेकिन फिर इनको लगा कि अब ये क्या नाटक है, इसको बंद करो, अब हम क्या करेंगे, गोलकुंडा को एनेक्स करेंगे। जो कि मैंने चैप्टर 4 में आपको बताया था कि किस तरीके से शाहजहां के टाइम पे ये साउथ की तरफ रुख करते हैं अपना ना, साउथ वाले पार्ट को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब औरंगजेब जो है वो पूरे तरीके से बीजापुर, गोलकुंडा इस एरिया को क्या करता है, एनेक्स करता है, तो वो काम अब यहाँ पर होने वाला है। सो as the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, yes, वहाँ पे किसको दे रखा था इन्होंने, मिर जुमला जो है, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English। yes, अब ये क्या करता है, जो मिर जुमला वहाँ पर, कहाँ पर है मिर जुमला, आपके गोलकुंडा में, है ना। ये क्या करता है, डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में क्या करता है कि तुम लड़ो और मरो और जाओ यहाँ से, है ना। तो इस तरीके से उनको छोड़ देता है। ठीक है, अब मुगल सभी खड़े खड़े देख रहे हैं, लेकिन बाद में औरंगजेब क्या करेगा, देखिए, इन 1686 to 1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकुंडा।
अब इसके बाद में क्या कहता है कि अब ये कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा, हम क्या करते हैं इसको एनेक्स करते हैं, किसको, गोलकुंडा को। कब करते हैं, 1686 टू 1687 में, ठीक है। आगे देखिए, यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। अब यूरोपियन कंपनीज देख रही है कि अब मामला बिगड़ रहा है, ठीक है, तो वो अपने अल्टरनेटिव क्या करती है, सर्च करने लगती है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड। अब जो है वो क्या सोचती है कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से अब जाना ही बेहतर है ना। ये भी उनकी पॉलिसी होती है एक तरीके से ना, जो मसूलीपट्टनम में अब भाई अपना चल ही रहा है, सूरत में थोड़ा बहुत चल रहा है, उधर बॉम्बे में अपने एक तरीके से बॉम्बे को उन्होंने खरीद ही लिया था एक तरीके से, है ना। तो आगे की क्लासेस में आप इसको डिटेल में और अच्छे से पढ़ोगे। तो अब क्या करती है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बेकार है ना। सो इनकी ये भी एक नई पॉलिसी थी इनकी। सो द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स। तो जो न्यू कंपनी ट्रेडिंग सेंटर्स थे, है ना, वो एक तरीके से क्या उसको क्या बता रहे हैं, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल उनका रोल हो जाता है। मतलब एक तरीके से वो इनका कमर्शियल सेंटर भी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हो गया, है ना, पॉलिटिकल सेंटर भी उनका हो गया है। सो कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कलकत्ता, देन वहाँ से छोड़ के अब वो वहाँ कहाँ जा रहे हैं, बॉम्बे में जा रहे हैं, कलकत्ता, कलकत्ता जो कि प्रेजेंट डे में जिसे क्या कहते हैं हम, कोलकाता, एंड मद्रास प्रेजेंट डे चेन्नई, इधर की ओर अपना रुख करते हैं ना, मसूलीपट्टनम को छोड़ के। देन Masulipatam lost both its merchants and prosperity and declined in the course of the 18th century. Yes, अब देखो जब वहाँ पे मर्चेंट ही नहीं रहेंगे तो कैसी वहाँ पे ट्रेडिंग होगी, कैसे टाउनशिप होगी, तो इसलिए सारे ट्रेडर्स धीरे धीरे करके वहाँ से निकल जाते हैं। देन बीइंग टुडे नथिंग मोर देन डिलापिडेटेड लिटिल टाउन, और डिलापिडेटेड मतलब कि वो एक तरीके से नष्ट जीर्ण शीर्ण जो है वो टाउन बन जाता है। भाई अगर वहाँ पे मर्चेंट नहीं है, ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो आसपास में सोसाइटी भी नहीं होगी ना, तो उनकी क्या होगी, इनकम भी नहीं होगी, तो इस तरीके से वो एकदम से बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है। कौन, मसूलीपट्टनम, ठीक है। अब आगे देखो कैसे सिचुएशन चेंज होती है ना, कैसे न्यू टाउन्स आएंगे, है ना। सो न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। तो देखिए अब नए टाउन्स यहाँ पे देखो चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा था कि टाउन्स इमर्ज हो रहे थे ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, न्यू टाउन्स ना। न्यू टाउन्स कौन से आ रहे थे, देखिए इन द 16 एंड 17 सेंचुरीज। कब की बात हो रही है, 16 और 17 सेंचुरी की। सो यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। यस, देखो अब हमारे यहाँ के, मैंने आपको बताया था कि कैसा टेम्परेचर है कि स्पाइसेस जो है बहुत अच्छे से ग्रो यहाँ पे करते हैं ना। सो स्पाइसेस और टेक्सटाइल हमारे यहाँ की बहुत अच्छी जा रही थी। टेक्सटाइल मतलब कि कॉटन जो है आपका ना। सो विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। तो वो कहाँ पॉपुलर था, आपके यूरोप और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है इसकी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हो रही थी, है ना। तो स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे ना। तो The English, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. तो कौन कौन सी कंपनीज आपके इंग्लिश, डच और फ्रेंच जो कंपनीज थी है ना, ये एक तरीके से अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है ईस्ट में अच्छे से कर रही थी। सो इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर। यस, देखो अब ऐसा नहीं है कि भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो ऐसा थोड़ी था यहाँ पे ट्रेडिंग ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्या मर्चेंट्स नहीं थे, क्या थे, है ना। तो उनमें कुछ फेमस मर्चेंट्स थे हमारे जो इंडियंस थे, है ना। तो उनमें मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा, है ना, ये कुछ फेमस थे। सो हु ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कॉम्पिटिटेड विद देम। तो एक तरीके से उनको क्या दे रहे थे, कंपटीशन दे रहे थे, है ना। जब उनकी एंट्री हुई थी ना यहाँ पर, तो कौन से इंडियन मर्चेंट्स थे जो उन्हें कॉम्पिटिशन्स दे रहे थे, दैट वाज मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा, ठीक है। लेकिन इनका क्या है, ये ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर टिक नहीं पाए। क्यों, क्योंकि इनके जो शिप्स होंगे, है ना, वो उनकी जो टेक्निक होगी, शिप्स जो होंगे वो उनसे ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो बहुत सारे रीज़न रहे जिनके कारण से ये क्या रहे, टिक नहीं पाए उनके सामने। जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के मर्चेंट्स थे उनके सामने ये नहीं टिक पाए। सो द यूरोपियन companies use their naval power to gain control of the sea trade and force Indian traders to work as their agents। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको जो है इंडियन मर्चेंट्स को उन्होंने प्रेशराइज किया और उनको क्या बना दिया, एक तरीके से उनके एजेंट बनने पर फोर्स उनको कर दिया, है ना। So ultimately the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent। तो इस तरीके से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरीके से बहुत ही कमर्शियली और पॉलिटिकली कैसे, देखो अब आगे आप पढ़ोगे कि जो आपके बंगाल था ना, वहाँ के एक तरीके से दीवानी राइट भी इन्होंने ले लिए थे, है ना। तो वो पॉलिटिकली भी इंटरफेयर कर रहे थे, तो पॉलिटिकली भी वो अच्छे से इमर्ज हो रहे थे। कौन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो कमर्शियली तो हो
ही रहा है, आप देख रहे हो है ना किस तरीके से ट्रेडिंग जो है, अपनी ट्रेडिंग सेंटर उन्होंने कैसे फैला लिया है ना। यहाँ की जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उनको भी अपना एजेंट बनने पे फोर्स कर दिया है। तो कमर्शियली भी और पॉलिटिकली भी ये सामने आ रहे थे। देन the spurt in demand for goods like textiles led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. इस तरीके से एक बहुत ही भारी उछाल आया किसमें, डिमांड में, किसकी, जो भी गुड्स यहाँ की थी ना, टेक्सटाइल थी, स्पाइसेस थे, तो इनके डिमांड में बहुत ज़्यादा भारी उछाल आया है ना। तो यहाँ के जो क्या स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, इसमें इस क्राफ्ट में जो है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होने लगी। मतलब यहाँ के जो कौन थे क्राफ्ट पर्सनस थे, वो एक तरीके से उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई थी। ख़त्म कैसे हो गई थी उनकी इंडिपेंडेंस, कि पहले तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है बना रहे थे, बेच रहे थे, लेकिन अब जब पॉलिटिकली राइट मिल गए हैं उनको यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनके ऊपर वो क्या करते थे, फोर्स करते थे उनको कि इस रेट में ही वो लेंगे है ना। तो इस तरीके से मतलब कि उनको पूरी तरीके से उनकी इंडिपेंडेंस जो थी वो ख़त्म हो गई थी ना, यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सनस थे उनकी, ठीक है। सो इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली डिफाइंड, डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द क्राफ्ट पर्सनस, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई थी। उनके अकॉर्डिंग जो है उनको प्राइस मिलती थी कि जितना वो देंगे उतने में ही उनको उसको सेल करना है। तो ऑब्वियसली वो मिनिमम प्राइस पे लेंगे उनको है ना, और मैक्सिमम प्राइस पे जाके यूरोप में सेल करेंगे उनको। तो इस तरीके से उनका मुनाफा तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और यहाँ के क्राफ्ट पर्सन जो थे वो एक पूरे जो है उनका मतलब आज़ादी उनकी छिन गई थी। सो they now began to work on a system of advances, which means they had to weave cloth which was already promised to European agents. Yes, तो वो अपना जो भी क्लोथ होता था, जो भी उनका गुड्स होते थे, वो एज अ एजेंट जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है सेल कर रहे थे, है ना। देन वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग दियर ओन क्लोथ और वीविंग दियर ओन पैटर्न्स। वीवर जो है उनकी लिबर्टी ख़त्म हो गई थी, है ना। जो भी बुनाई वगैरह का काम कर रहे थे या फिर जो भी डाई का काम कर रहे थे, जो भी क्राफ्ट पर्सन थे ना, तो वो क्या कर रहे थे, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है उसको सेल नहीं कर सकते थे। उनके अकॉर्डिंग ही उनको बनाना होता था, उनके अकॉर्डिंग ही उनको बेचना होता था। सो दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड ऑफ टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। यस, तो उनको क्या करना पड़ता था, उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ता था, है ना। उसकी डिज़ाइन जो भी होती थी उनको और सप्लाई करना पड़ता था किसे, जो कंपनी एजेंट्स होते थे उनको, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ देखिए, इन द 18th सेंचुरी सो द राइज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। के बाद तीन जो सिटी थी वो इतनी उभर के सामने आई है ना, जहाँ पे कि ट्रेडिंग सेंटर बन चुकी थी, जो कि कौन कौन सी, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जो है यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। सो क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स सच एज वीवर्स वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन। देखो ब्लैक टाउन्स, अब जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो मर्चेंट्स थे, वो इन तीन टाउन्स में, इन तीन सिटीज़ में जो है वो मूव करने लगे, क्योंकि यहीं पे क्या चल रहा था, बिजनेस यहाँ पर चल रहा था ना। सो एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़। तो इनको क्या बोला यहाँ पर जो है, यहाँ इंडियन जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, देखो पहले तो उनका कोई रोल ही नहीं था, उनका मतलब रोल नहीं था इन द सेंस उनकी जो है लिबर्टी छीन गई थी, उनकी इंडिपेंडेंस उन्होंने छीन ली थी कि वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कर ही नहीं सकते हो, हम जैसे बोलेंगे वैसे आपको काम करना है ना, वैसे ही आपको प्रोडक्शन करना है और वैसे ही आपको उसी प्राइस पे सेल करना है ना। तो ये चीज़ें हो रही थी, और साथ ही इन तीन सिटीज़ में कहाँ पे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में जो है उनके लिए क्या बना दिए गए थे, ब्लैक टाउन्स बना दिए गए थे। ब्लैक टाउन्स मतलब कि जो इंडियंस थे, है ना, अब यहाँ पर वो काला गोरा वाला चलेगा अब, है ना। खुद के लिए तो उन्होंने क्या बना दिया, एक तरीके से वाइट टाउन, है ना, जो आपके कैसे थे होंगे, बहुत ही अच्छे पोर्श एरियाज़ जो होंगे वहाँ पर खुद के लिए बिल्डिंग्स बना दी, और जो इंडियन जो क्राफ्ट पर्सन्स थे उनके लिए जो है झुग्गी झोपड़ी टाइप में उनको रख दिया ना। तो उनको क्या बोला इन्होंने, ब्लैक टाउन। इस पिक्चर में आप देख सकते हो इस तरीके से, है ना। यहाँ पे देखिए इंडियंस जो है वो किस तरीके से ये पालकी वगैरह लेके जा रहे हैं ना, तो ऐसे काम में, तो इनके लिए क्या बना दिया उन्होंने, ब्लैक टाउन्स बना दिए, ठीक है। आगे देखिए, The blacks or native traders and craft persons were confined here, while the white rulers occupied the superior residencies of Fort St. George in Madras और Fort St. William in Kolkata। तो उनके लिए जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स थे उनके लिए तो क्या बना दिए उन्होंने, ब्लैक टाउन्स बना दिए, जो नॉर्मल जगह थी वहाँ पर वो रहेंगे, है ना, वहीं पे वो काम करेंगे। और खुद के लिए क्या बना दिए, वाइट टाउन। वाइट टाउन जो कि पोर्श एरिया जो था, पोर्श एरिया आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सेंट जॉर्ज इन मद्रास और सेंट विलियम इन कलकत्ता, है ना। कलकत्ता वही है, कोलकाता, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्ट थे वो खुद के लिए उन्होंने एज अ वाइट टाउन यहाँ पर बनाए, जहाँ पे वो बहुत ही ऐशो आराम से रह रहे थे, है ना। तो देखो
पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा कि कैसे जो है मिडिवल पीरियड में टाउन्स इमर्ज हुए, है ना। टाउन्स इमर्ज हुए, उसके बाद में जो है आपके 3 टाउन ऐसे आए जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी ना। आपके हमने देखा हम्पी के बारे में, हम्पी में आपने देखा कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही है, साथ ही वहाँ पर टेम्पल भी बना है ना, तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे चल रही है। उसके बाद में आपने देखा सूरत, है ना, सूरत किस तरीके से बाद में डिक्लाइन होता है जब बॉम्बे उसको कंपटीशन देता है ना। उसके बाद में हमने देखा मसूलीपट्टनम से भी जो है ट्रेडर्स वहाँ से छोड़ कर चले जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद में आपके मद्रास, कोलकाता ये सब सामने आते हैं। मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे ये तीनों इमर्ज होते हैं और आज भी जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ है ना। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो आप अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।